दोस्तों, इस वक्त अमेरिका और इजराइल की नजर में कोई सबसे ज्यादा खड़क रहा है तो वो है ईरान। अमेरिका और इजराइल मिलकर बहुत बड़े बड़े प्लान ईरान के खिलाफ बनाने में लगे हुए हैं। जब से कमांडर को मारा है इजराइल ने, तब से इजराइल को और ज्यादा डर सताने लगा है कि कहीं ईरान जंग ना छेड़ दे। इसी के चलते हुए इजराइल ने अपनी सेना को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कह दिया है। अमेरिका और उसके अधिकारी बहुत सारे प्लान ईरान को दबाने के तैयार कर रहे हैं। अमेरिकी सीनेटर ने आह्वान करते हुए कहा है कि ईरान के ऊपर खतरनाक बमबारी की जाए। ईरान का जो IRGC का मुख्यालय है, उसके मुख्यालय पर इतनी भयानक बमबारी की जाए कि नक्शे से IRGC का नाम ही खत्म हो जाए। अमेरिकी सीनेटर ने यह आह्वान किया है। इसके अलावा जो नफ्ताली बेनेट है, इजराइल का पूर्व प्रधानमंत्री, जो नेतन्याहू की पार्टी का ही है, उसने भी खुले तौर पर यह बात कह दी है कि इजराइल और अमेरिका अब ईरान से खुलकर मुकाबला करें। इजराइल और अमेरिका को अब इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, सीधा मुकाबला अब ईरान से करना चाहिए, क्योंकि ईरान ही इस पूरे युद्ध का मास्टरमाइंड है। ईरान ही सारे संगठनों को चला रहा है, ऐसा मानना है इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट का। दोस्तों, इजरायली मीडिया की तरफ से एक बात बताई गई है कि अमेरिका और इजराइल में एक बात को लेकर सहमति नहीं बन रही है। अमेरिका चाहता है कि इजराइल अब थर्ड फेज में चला जाए युद्ध के, वहीं इजराइल अभी थर्ड फेज में जाना नहीं चाहता है। यह थर्ड फेज कौन सा है, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। जब इजरायली सेना युद्ध के थर्ड फेज में चली जाएगी तो उसके बाद गाजा से अपनी सेना को समेट लेगी। बफर जोन बनाकर इजरायली सेना सिर्फ हवाई हमले करेगी। तो अमेरिका चाहता है कि इजरायली सेना अभी चली जाए थर्ड फेज में, लेकिन इजरायली सेना अभी जाने को तैयार नहीं है। इजरायली सेना अभी भी गाजा के आम लोगों को मारना चाहती है, जबकि अमेरिका कह रहा है कि आप टारगेट करके बफर जोन बनाकर हमास के ठिकानों पर हमले करें। लेकिन यह इजराइल की कातिल सेना अभी भी गाजा के आम लोगों को मार रही है। पिछले 24 घंटे का आंकड़ा आपको बताऊं तो फिलिस्तीन के अंदर 100 लोगों की मौत हुई है, 158 लोग घायल हुए हैं, और ये सारे के सारे आम लोग हैं। हालांकि नुकसान इसमें इजराइल को भी बहुत बड़ा हो रहा है। इजरायली मीडिया अब सारे आंकड़े बता रही है। चैनल 12 ने बताया कि गोलानी ब्रिगेड के पिछले एक हफ्ते में वापसी से पहले 48 सैनिक मारे गए हैं, और भी बहुत सारे सैनिक जब से जंग शुरू हुई है गोलानी ब्रिगेड के मारे गए, जिसके बाद ही गोलानी ब्रिगेड ने गाजा छोड़ने का फैसला लिया है। साथ ही साथ आपको बता दूं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है इजराइल का, जहां पर मानसिक रोगियों का इलाज होता है, तो वहां पर कुछ और एक्स्ट्रा डॉक्टर बुलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इजराइल का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसने स्वास्थ्य बजट को बढ़ाने का भी अनुरोध किया है सरकार से। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस युद्ध के बाद हमारे बहुत सारे सैनिक ऐसे हैं जो बुरी तरह से मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, जिनको पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। बहुत सारे सैनिक ऐसे हैं जो बुरी तरह से घायल हैं, जिनको बहुत ज्यादा इलाज की जरूरत है। तो बर्बाद तो इजराइल हर तरफ से हो रहा है। हुतीज ने एक बहुत बड़ी चोट इजराइल पर दी है, और रोजाना हुतीज इजराइल को चोट दे रहे हैं। अर्थशास्त्री होक्सा कावा ने कहा कि हुतीज लाल सागर के अंदर इजराइल को रोजाना $10 मिलियन का नुकसान पहुंचा रहे हैं। अर्थशास्त्री होक्सा कावा ने कहा कि अगर ऐसा ही करते रहे हुतीज लाल सागर के अंदर, तो हर महीने इजराइल को $4 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ेगा। ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ा नुकसान इजराइल का हो रहा है हुतीज की वजह से। अमेरिका ने हुतीज को रोकने के लिए बहुत सारे देशों का गठबंधन तैयार तो किया, लेकिन वो काम ना आ सका। हुतीज के सामने कुछ ना चल सकी। अमेरिका ने जिस तरह से सद्दाम हुसैन को 28 देशों का गठबंधन बनाकर सत्ता से गिरा दिया था, उसको फांसी पर लटका दिया था, अमेरिका ऐसा ही चाहता था कि इस बार यमन के साथ भी ऐसा करेंगे और यमन हमसे दुबक्कर बैठ जाएगा। लेकिन यमन अमेरिका का डटकर सामना कर रहा है और अमेरिका को लाल सागर से दूर होने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, लास्ट वीडियो की बात कर लेता हूं। सद्दाम हुसैन के बारे में ही मैंने वो वीडियो बनाई थी, क्योंकि आज 30 दिसंबर 2006 को ही सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटकाया गया था। उस वीडियो में मैंने एक थोड़ी सी गलती कर दी, उसको मैं सुधार रहा हूं। गलती यह हो गई कि जब सद्दाम हुसैन ने सरेंडर किया था, अमेरिकी सेना ने उनको पकड़ा था, तो वो तारीख थी 13 दिसंबर 2003, लेकिन मैंने उस वीडियो में बोल दिया 13 दिसंबर 2023। तो काफ़ी सारे लोग उस पर कमेंट कर रहे थे कि फराज भाई क्या डेट बताई है आपने, सद्दाम हुसैन तो कब के मर गए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं ना सही डेट। तो सही डेट 13 दिसंबर 2003 है, मैंने 13 दिसंबर 2023 बोल दिया है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, वो वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी ताकि आपको हिस्ट्री मालूम हो। बहुत सारे आज के लोग हैं जिनको उस वक्त की हिस्ट्री मालूम नहीं है। अगर उस वक्त की बातें आप लोगों को मालूम होंगी तो आज की बातें समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अमेरिका ने उस वक्त भी 28 देशों का गठबंधन बनाकर इराक पर हमला किया था, लेकिन वो दौर और था, ये दौर और है।
अमेरिका अभी भी यमन को ऐसे ही दबाना चाह रहा था। तो इसीलिए मैंने वो वीडियो आपके सामने रखी थी। जिन लोगों ने नहीं देखी है जाकर देख लें चैनल पर, ताकि आपको पुरानी हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए अमेरिका की, कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में पहले क्या क्या किया है और अब अमेरिका की हालत मिडिल ईस्ट में क्या हो चुकी है। कई सारे लोगों के कमेंट पढ़कर मुझे हंसी आई, बोले फराज भाई आपके पास कोई गाजा की खबरें नहीं है तो आप ये खबर बता रहे हैं। अरे मेरे भाई, गाजा की तो इतनी खबरें हैं ना कि सुबह से शाम हो जाएगी, हर घंटे में आपके सामने वीडियो लाकर रख दूंगा। लेकिन भाई वही बात है कि ज्यादा वीडियो बनाना भी ठीक नहीं है। जो जरूरी खबरें होती हैं वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तुर्की और सऊदी अरब एक मामले को लेकर भिड़ गए हैं। दरअसल सऊदी अरब के अंदर एक फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा था जिसका नाम है टर्किश सुपर कप। टर्किश सुपर कप का कल फाइनल होना था। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में गैलाटसराय और फेनरबाच के बीच टर्किश सुपर कप का फाइनल होना था। फाइनल से पहले दोनों टीमें रिहर्सल करने उतरी मैदान में। ये दोनों क्लब तुर्की के ही थे। जब ये दोनों क्लब रिहर्सल करने मैदान में उतरे फाइनल से एक दिन पहले, तो बवाल हो गया। दरअसल इन दोनों क्लब के खिलाड़ियों ने जो टी शर्ट पहनी थी, उस टी शर्ट पर तुर्की के संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क की फोटो लगी हुई थी। खिलाड़ियों की टी शर्ट पर अतातुर्क की फोटो जैसे ही सऊदी अरब के प्रशासन ने देखी, तुरंत उनको रोक लिया। कहा कि आप यहां पर इस टी शर्ट को पहनकर रिहर्सल नहीं कर सकते। मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने 1923 से 1938 तक तुर्की के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तुर्की के पहले राष्ट्रपति थे मुस्तफा कमाल अतातुर्क और ये अपनी क्रांतिकारी नीतियों के लिए जाने जाते थे। तो इन्हीं की फोटो वाली टी शर्ट पहनकर इस्तांबुल के ये दोनों क्लब मैदान में रिहर्सल करने उतरे, लेकिन सऊदी अरब के प्रशासन ने रोक लगा दी। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मैच को रद्द करना पड़ गया। फाइनल मुकाबला अब होगा या नहीं होगा कोई पता नहीं है। सऊदी अरब के प्रशासन ने यह कहा कि आप ये टी शर्ट पहनकर नहीं उतरेंगे। रिहर्सल कर रहे थे, मैच नहीं खेल रहे थे। साथ ही साथ अब जो बयान आए हैं तुर्की की तरफ से और सऊदी अरब की तरफ से, वो भी आपको सुनने चाहिए। सऊदी अरब ने कहा कि इस तरह की चीजें पहनकर मैदान में उतरना अलाउड नहीं है जिसमें राजनीति का कोई सिंबल हो या कोई ऐसे नारेबाजी हो जो राजनीति से जुड़ी हुई हो। वहीं तुर्की की तरफ से कहा गया है कि हमारे खिलाड़ियों ने फाइनल खेलने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि सऊदी अरब के प्रशासन ने तुर्की के राष्ट्रगान पर भी रोक लगा दी थी। मैच से पहले तुर्की का राष्ट्रगान नहीं होता, ना ही स्टेडियम में तुर्की को लेकर नारेबाजी की जाती। इसलिए हमारे खिलाड़ियों ने फाइनल खेलने से मना कर दिया और इस मैच को रद्द कर दिया। तो तुर्की और सऊदी अरब के बीच इस मामले को लेकर थोड़ा सा तनाव बढ़ गया है। तुर्की और सऊदी अरब के रिश्ते इतने अच्छे भी नहीं है जितने अच्छे होने चाहिए दो मुस्लिम देशों के, क्योंकि जब से जमाल खशोगी की हत्या हुई है इस्तांबुल एम्बेसी के अंदर, जो सऊदी अरब के पत्रकार थे, जिसका तुर्की ने काफी ज्यादा विरोध भी किया था कि एम्बेसी के अंदर हमारे देश में सऊदी अरब ने इनको मरवा दिया। फिलहाल एक बड़ी खबर इमरान खान को लेकर भी आ रही है। पाकिस्तान के इमरान खान 8 फरवरी को चुनाव लड़ सकते हैं। इमरान खान जेल गए थे जिसके बाद इनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन उसके बाद इमरान खान ने कानूनी लड़ाई लड़ी और 8 फरवरी को जो चुनाव होगा सांसद का, उसमें इमरान खान चुनाव लड़ेंगे। तो हो सकता है कि एक बार फिर से इमरान खान की सत्ता में पाकिस्तान के अंदर वापसी हो जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।